हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कल वाले वीडियो में गुप्तोत्तर काल और पूर्व मध्यकाल के प्रमुख राजवंशों के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ये वाले जो राजवंश हैं वो देख लिए थे। हम लोगों ने गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में बात कर ली थी, पाल वंश, और यहीं पे फिर हमें बंगाल में सेन वंश देखने को मिला था। इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। इसके अलावा मैंने बताया था कि ये जो गुर्जर प्रतिहार वंश है ये हमें देखने को मिलता है कि 5 राजवंशों में विभाजित हो जाता है, जिसमें अभी हम लोगों ने 2 राजवंशों के बारे में बात कर ली थी। बाकी के ये जो 3 राजवंश और रह गए हैं इनके बारे में, और इसके अलावा ये वाले जो रह गए हैं इनके बारे में मैं आप लोगों को आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को मिलते रहें। और अगर आप लोग आज ये वाला वीडियो नया देख रहे हैं तो प्लीज़ इसके पहले वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वाला जो वीडियो है वो इसके पहले वाले वीडियो का ही सेकंड पार्ट देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आप लोगों को याद होगा कि मैंने यहाँ तक आप लोगों को करवा दिया था। ये वाला मैंने यहाँ पे फिर ये चौलुक या फिर सोलंकी वंश है ये भी करवा दिया था, और इसके बाद फिर हम लोगों ने चौहान वंश के बारे में भी बात कर ली थी। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि चौहान वंश के अलावा जो प्रतिहार वंश है वो उनका हमें एक और राजवंश देखने को मिलता है जिसका नाम है राठौर राजवंश। तो हम लोग आज इसी के बारे में बात करेंगे। राठौर राजवंश को ही हम लोग गढ़वाल भी बोलते हैं, और इनका जो एरिया है वो हमें कन्नौज में देखने को मिलता है। यानी कि कन्नौज ये वही वाला कन्नौज है जो हमें हर्षवर्धन की राजधानी भी देखने को मिली थी। तो हर्षवर्धन के बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि वो वहाँ पर और बहुत सारे राजवंश आ गए थे, और उन्हीं में से हमें देखने को मिलता है कि गुर्जर प्रतिहार भी एक राजवंश थे। उनके बाद फिर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे राठौर राजवंश आता है, इसीलिए ये हमें कन्नौज वाले एरिया में देखने को मिलते हैं। अगर हम राठौर राजवंश के प्रमुख शासक के बारे में बात करें तो हमें जयचंद्र का नाम देखने को मिलता है। इसके अलावा इनके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी हमें नहीं मिलती है। सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो आप लोगों को याद रखना ज़रूरी है। वो क्या है कि मैंने बताया था कि इस टाइम पे मोहम्मद गौरी जो है उसका भारत पर आक्रमण देखने को मिला था। और अभी इसके पहले हम लोगों ने चौहान वंश के बारे में बात की थी, उसमें भी मैंने बताया था कि मोहम्मद गौरी का पृथ्वीराज चौहान के साथ 2 युद्ध भी हुए थे, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। तो हमें देखने को मिलता है कि राठौर राजवंश में भी जो मोहम्मद गौरी था उसने चंद्रावर का युद्ध किया था 1194 ईस्वी में। इसमें इसने जयचंद्र को पराजित कर लिया था, और इसी के साथ इनका जो राठौर राजवंश है वो समाप्त हो गया था। तो अब हम लोग नेक्स्ट राजवंश के बारे में बात कर लेते हैं, जो है बुंदेलखंड का राजवंश, यानी कि जिसे हम लोग चंदेल वंश भी कहते हैं। अगर हम लोग चंदेल वंश के बारे में बात करें तो इसकी जो स्थापना की थी वो माना जाता है कि नन्नुक नामक एक जो शासक था उसने इस वंश की स्थापना की थी। अगर हम इसकी राजधानी के बारे में बात करें तो हमें खजुराहो देखने को मिलती है। इसके अलावा हमें एक और शासक का नाम देखने को मिलता है जिसका नाम है धंगदेव। इसके काल में ही ये माना जाता है कि खजुराहो में कंदरिया महादेव का जो मंदिर अभी हमें देखने को मिलता है उसका निर्माण करवाया गया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि धंगदेव जो हैं उन्होंने ही कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि हमें खजुराहो में देखने को मिल जाता है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं मालवा वाले एरिया की, जहाँ पे हमें परमाल राजवंश देखने को मिलता है। अगर हम इसके सबसे शक्तिशाली शासक के बारे में बात करें तो वो हमें राजा भोज देखने को मिलते हैं।
यानी कि जो आपने कहावत सुनी होगी ना, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, तो ये वाली कहावत भी ये जो राजा भोज हैं इन्हीं के दरबार में कही गई थी, यानी कि इन्हीं के टाइम पर कही गई थी। इनका अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो वो हमें 1010 से 1060 ईस्वी तक देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो राजा भोज थे इन्होंने त्रिभुवन नारायण नामक मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि राजा भोज जो है वो एक बहुत ही विद्वान शासक थे। इसके अलावा वो सरस्वती, यानी कि जो हम सरस्वती माता जिन्हें हम कहते हैं, जो विद्या की देवी हैं, उनकी भी ये उपासना करते थे। तो ये हम लोगों ने परमार राजवंश के बारे में जाना। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं राष्ट्रकूट राजवंश। और राष्ट्रकूट राजवंश मैंने आप लोगों को मैप पे दिखाया था कि राष्ट्रकूट राजवंश जो है वो हमें ये दक्कन वाला जो एरिया है यहाँ पे हमें राष्ट्रकूट राजवंश देखने को मिलता है। तो हम लोग अब बात कर लेते हैं राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में। तो अगर हम बात करें इसके संस्थापक के बारे में तो दंती दुर्ग, ये जो दंती दुर्ग नामक ये शासक है, ये हमें इसका संस्थापक देखने को मिलता है। इसके अगर हम कुछ और शासकों के बारे में बात करें तो हमें कृष्ण प्रथम का नाम देखने को मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि एलोरा की जो गुफाएं हैं वहाँ पर कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने ही करवाया था। इसके अलावा हमें एक और शासक का नाम मिलता है जिसका नाम है ध्रुव प्रथम। ऐसा माना जाता है कि यही वो शासक था जिसने जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष किस किस के बीच में हुआ था, मैंने आप लोगों को हर्षवर्धन वाले वीडियो में बताया था। यानी कि जो हर्षवर्धन है उसकी मृत्यु के बाद जो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज है उस पर अधिकार को लेकर गुर्जर प्रतिहार वंश, इसके अलावा राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश, इन 3 वंशों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। और अगर हम उसमें राष्ट्रकूट राजवंश के शासक के बारे में बात करें तो हमें ध्रुव प्रथम का नाम देखने को मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि इसी ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। और इसने जो प्रतिहार, यानी कि जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश के जो शासक थे जिनका नाम वत्सराज था, उन्होंने इस त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, उसको इन्होंने पराजित किया था। इसके अलावा जो पाल वंश के शासक जिनका नाम धर्मपाल था, उन्होंने भी इसमें भाग लिया था, तो उनको भी ये ध्रुव प्रथम ने पराजित किया था। अगर हम लोग राष्ट्रकूटों की राजधानी के बारे में बात करें तो वो हमें मान्यखेट देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम इंद्र तृतीय के बारे में बात करें, यानी कि एक और शासक है जिसका नाम इंद्र तृतीय है, इसके अगर हम बात करें तो इसके शासनकाल में ही हमें देखने को मिलता है एक अरब यात्री जिसका नाम अल मसूदी है, वो भारत में आया था। अगर हम इस राजवंश के अंतिम महान शासक के बारे में बात करें तो हमें कृष्ण तृतीय का नाम देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एलोरा और एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं उनमें जो मंदिर हैं, यानी कि जिन्हें हम लोग गुहा मंदिर भी कहते हैं, उनका निर्माण राष्ट्रकूट राजवंश के टाइम पर ही हमें देखने को मिला था। तो ये हम लोगों ने राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में बात कर ली। अब हम लोग पल्लव राजवंश के बारे में बात कर लेते हैं। पल्लव राजवंश आप लोगों को मैप पर याद होगा, मैंने दिखाया था। ये जो यहाँ पे नीचे वाला एरिया है, यानी कि ये जो साउथ वाला एरिया है जिन्हें हम लोग सुदूर दक्षिण भी कहते हैं, वहाँ पर हमें पल्लव राजवंश देखने को मिलता है। तो हम लोग पल्लव राजवंश के बारे में बात कर लेते हैं। इसका संस्थापक हमें सिंह विष्णु देखने को मिलता है। अगर हम पल्लव राजवंश की राजधानी के बारे में बात करें तो वो हमें कांची देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, नरसिंह वर्मन नाम का एक शासक था। ऐसा माना जाता है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण इसने ही करवाया था। इसके अलावा अगर हम बात करें, नरसिंह वर्मन सेकंड जो था उसने कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। यानी कि नरसिंह वर्मन नाम के हमें 2 शासक देखने को मिलते हैं। ये जो पहला वाला है इसने महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया था, और ये जो दूसरा वाला है उसने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, जो हमें कांची में देखने को मिल जाता है।
अगर हम इस वंश के अंतिम शासक के बारे में बात करें तो वो हमें अपराजित देखने को मिलता है। तो ये हम लोगों ने पल्लव राजवंश के बारे में बात कर ली। अब हम लोग वातापी के चालुक्यों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, जो चालुक्य राजवंश है वो हमें दो तरीके के देखने को मिल जाते हैं। एक को हम कहते हैं वातापी के चालुक्य और एक को हम लोग कहते हैं कल्याणी के चालुक्य। तो दोनों ये पास पास में ही थे, या ये वाला जो इधर का एरिया है उन्हें वातापी के चालुक्य कहते थे और इधर वाले एरिया को हम लोग कल्याणी के चालुक्य कहते थे। तो ये आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ये दो एरिया हमें चालुक्यों के देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग वातापी के चालुक्यों के बारे में बात कर लेते हैं। इस वंश के अगर हम संस्थापक के बारे में बात करें तो वो हमें पुलकेशिन प्रथम देखने को मिलता है। अगर हम इस वंश के सबसे प्रतापी शासक के बारे में बात करें तो वो पुलकेशिन द्वितीय यानी कि सेकंड नंबर का जो पुलकेशिन था वो देखने को मिलता है। अगर हम लोग पुलकेशिन सेकंड जो है उसके बारे में बात करें तो ऐसा माना जाता है कि उसने ही दक्षिण पतेश्वर और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, यानी कि उसे दक्षिण पतेश्वर और परमेश्वर के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें पुलकेशिन सेकंड के ही हमें दरबार में देखने को मिलता है कि जिनेंद्र के मेगुती मंदिर का निर्माण हुआ था और वो पुलकेशिन द्वितीय ने ही करवाया था। तो ये हमें इसके टाइम पे देखने को मिल जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं कल्याणी के चालुक्यों के बारे में। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आप लोगों को इतना शॉर्ट में क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था इस टाइम हमें बहुत सारे राजवंश देखने को मिल जाते हैं और ये जो पूर्व मध्यकाल जिसे हम लोग अर्ली मेडाइवल इंडिया भी कहते हैं वो बहुत ही अनस्टेबल टाइम पीरियड था। क्योंकि इसके पहले अगर हम बात करें हर्षवर्धन ही जो था वो हमें अंतिम हिंदू सम्राट देखने को मिला था, अंतिम हिंदू और महान सम्राट। यानी कि इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि हिंदू सम्राट और भी हुए तो हैं एक आध, लेकिन इतने ज़्यादा शक्तिशाली नहीं देखने को मिले थे क्योंकि इस टाइम पे और भी बहुत सारे विदेशी आक्रमण भी हो रहे थे। इसके बाद फिर हमें जब दिल्ली सल्तनत आएगा यानी कि मध्यकाल जब आ जाएगा उस टाइम पे हमें थोड़ा स्टेबल टाइम देखने को मिलता है। इस टाइम पे तो ये वाला जो टाइम पीरियड है इसमें हमें बहुत सारे छोटे छोटे राजवंश देखने को मिलते हैं जो आपस में लड़ते रहते थे और इसीलिए ये वाला जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही अनस्टेबल था। इसीलिए मैं आप लोगों को सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि इस टाइम पे हमें कौन कौन से राजवंश देखने को मिलते थे। तो अब हम लोग कल्याणी के चालुक्य के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस वंश की स्थापना तैलप द्वितीय नामक शासक ने की थी। अगर हम इनकी राजधानी के बारे में बात करें तो इनकी राजधानी भी हमें मान्यखेड़ देखने को मिल जाती है। अगर हम इनके पारिवारिक चिन्ह के बारे में बात करें यानी कि इनके परिवार का एक सिंबल भी होता था जिसे हम लोग बाराह के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सोमेश्वर द्वितीय नाम का जो शासक था उसने बाद में कल्याणी को अपनी राजधानी बना लिया था। यानी कि स्टार्टिंग में इनकी जो राजधानी है वो हमें मान्यखेड़ देखने को मिलती है, फिर बाद में हमें कल्याणी इनकी राजधानी देखने को मिल जाती है। अगर हम इस वंश के सबसे प्रतापी यानी कि सबसे महान शासक के बारे में बात करें तो वो हमें विक्रमादित्य जो 6 नंबर का था, यानी कि उसके पहले और भी बहुत सारे विक्रमादित्य हमें देखने को मिल चुके हैं और ये वाला जो विक्रमादित्य था वो 6 नंबर का विक्रमादित्य था। वो हमें इस वंश का सबसे प्रतापी शासक देखने को मिल जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं चोल वंश के बारे में। चोल वंश जो है इसका टाइम पीरियड हमें 9वीं सदी से 12वीं सदी तक देखने को मिल जाता है। अगर हम चोल वंश के संस्थापक के बारे में बात करें तो वो हमें विजयालय देखने को मिलता है। अगर हम चोलों की राजधानी के बारे में बात करें तो वो हमें तंजौर देखने को मिल जाती है जिसे उस टाइम पर तंजावुर भी कहा जाता था। अगर हम बात करें इसके एक शासक जिसका नाम राजराज प्रथम था, उसने उत्तरी श्रीलंका तथा मालद्वीप पर भी अपना अधिकार कर लिया
दिया था। इसके अलावा अगर हम बात करें, राजराज प्रथम ने ही तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया था, यानी कि इसने अपने नाम से ही एक मंदिर का निर्माण करवाया था जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, राजराज प्रथम ने ही बंगाल अभियान के दौरान पाल शासक महिपाल को पराजित करके गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण कर ली थी, यानी कि इसने जो अपना एक अभियान चलाया था बंगाल अभियान के नाम से, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का कुछ पार्ट वहाँ पे हमें पाल शासक देखने को मिलते थे, तो इसीलिए इसने बंगाल पर अपना शासन करने के लिए एक अभियान चलाया था और इसमें उसने पाल शासक जिनका नाम महिपाल था उनको पराजित कर दिया था। इसीलिए उसके बाद से इसे एक उपाधि दी गई थी, यानी कि उसके बाद लोग इसे गंगईकोंड चोल के नाम से जानने लगे थे। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक और शासक हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है राजेंद्र चोल। इसने विशाल नौसेना द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया में विजय अभियान भी किए थे, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया वाला जो एरिया है जहां हमें प्रेजेंट टाइम में इंडोनेशिया और जावा ये वाला जो एरिया देखने को मिल जाता है, वहां पर भी इसने अपने अभियान चलाए थे, यानी कि वहां पर भी विजय प्राप्त करने के लिए बहुत से अभियान चलाए थे। अगर हम चोल वंश के अंतिम शासक के बारे में बात करें तो वो हमें राजेंद्र तृतीय देखने को मिल जाता है। अब हम लोग चोल वंश के बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। इस टाइम अगर हम चोल वंश के बारे में बात करें तो इनकी जो स्थानीय स्वशासन की प्रणाली थी वो इनके काल की या इनके जो राजवंश है उसकी बहुत प्रमुख विशेषता मानी जाती थी। अगर हम इनके स्थानीय प्रशासन के बारे में बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि जिला स्तर पर नाड़ू होता था और शहरों में नगरम नाम की स्थानीय जो प्रशासन है वो हमें इनके टाइम में देखने को मिलता था। अगर हम बात करें, उर और सभा नाम की स्थानीय संस्थाएं होती थीं जो उनके राज्य के प्रशासन का संचालन करती थीं। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो उर और सभा है उनमें जो सदस्यों को चुनाव होता था, यानी कि ये जो सदस्य होते थे इसमें वो सीधे राजा के द्वारा अपॉइंट नहीं कर दिए जाते थे, उनका चुनाव किया जाता था, यानी कि उनको जो जनता है उसके हिसाब से चुना जाता था, जनता उनको चुनती थी। तो ये हमें इस टाइम देखने को मिल जाता है। इसके अलावा उनका एक निश्चित टाइम पीरियड भी होता था, यानी कि एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद उनका दोबारा से चुनाव होता था और फिर दूसरे सदस्य जो हैं वो इसमें शामिल किए जाते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें, सदस्यों की योग्यताएं भी देखी जाती थी कि कौन से सदस्य इस जो उर और सभा नाम की जो समितियां हैं उनमें शामिल होने लायक है या नहीं, तो वो भी निर्धारित की गई थी। अगर हम बात करें, और भी जो विभिन्न समितियां थीं उनमें विभाजित होकर परमिशन प्रशासन का संचालन किया जाता था, यानी कि हमें देखने को मिलता है कि इस टाइम पे इस तरीके से प्रशासन का संचालन होता था। अगर हम बात करें, चोलकालीन नटराज प्रतिमा जो है वो हमें चोल कला का सांस्कृतिक सार देखने को मिल जाता है। ये जो यहाँ पे है ये शायद ग्रामीण होगा, तो अगर हम यहाँ पे जो सही वर्ड आएगा वो ये है कि विभिन्न समितियों में विभाजित होकर ग्रामीण प्रशासन का संचालन किया जाता था, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा ये मैंने बता ही दिया कि चोल काल में जो नटराज प्रतिमा थी वो चोल कला का एक सांस्कृतिक पहलू माना जाता था। तो ये हम लोगों ने आज की वीडियो में पूरे पूर्व मध्यकाल और गुप्तोत्तर काल के जितने भी राजवंश हमें देखने को मिलते हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। अब जैसा कि मैंने बताया कि इस टाइम पे बहुत से जो अरब जो व्यापारी थे या फिर जो अरब आक्रमणकारी थे उनके बारे में भी मैं अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मैंने बताया था कि इस टाइम पे हमें मोहम्मद गौरी और महमूद गजनबी का आक्रमण देखने को मिला था जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, तो उनके बारे में मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी।
तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों को ये पूर्व मध्यकाल के सारे राजवंशों के बारे में क्लियर हो चुका होगा। तो आज की वीडियो को हम बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वाला वीडियो देखने से पहले इसके पहले वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये उसी का सेकंड पार्ट देखने को मिलता है। अगर आप लोग पहले वाला वीडियो नहीं देखेंगे तो ये वाला वीडियो आप लोगों को मतलब एक जो सही से समझ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसके पहले भी मैंने और भी बहुत से राजवंशों के बारे में बताया था। तो आज के वीडियो को हम बस इतना ही रखते हैं। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।